आज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझते हैं। कल अपन ने नंबर ऑफ मोल्स समझे थे। नंबर ऑफ मोल्स से मैंने सिंपल से 4 फार्मूले आपको समझाए थे और उनके छोटे छोटे क्वेश्चन। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स अच्छे से समझ लें, देन आज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिल्कुल नंबर ऑफ मोल की तरह ही हम उन्हें समझते हैं, ठीक है। बस सिर्फ एक बात याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। हमको सब्सटेंस का वेट लेना है किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इसको सिंपल शॉर्टकट ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, बस ऐसा लिख देंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब बताओ, अगर मैं यहां पर आपको ये क्वेश्चन दूं, आपको वेट दे दूं और आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछूं, तो आप बोलोगे यार इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, वो तो मालूम ही नहीं। मोल पर आता है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी मालूम है, एटॉमिक वेट भी मालूम है, बट इक्विवेलेंट के लिए प्रॉब्लम। तो अब आपने को क्या समझना है, इक्विवेलेंट वेट, किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, अब सब्सटेंस तो आपको मालूम है दो तरह के हैं, एक सब्सटेंस वो है जो एटम से बना हुआ है, एक सब्सटेंस वो है जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों फिर से, सब्सटेंस जो आपको मैंने समझा दिया था, जो मैटर है वो फिर कंपोज्ड ऑफ एटम और कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे, और जब हम अगर हमारा सब्सटेंस एटम से बना है तो हम यहाँ पर एटॉमिक वेट की बात करेंगे, एटॉमिक वेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कंपोज्ड ऑफ एटम है और सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल है। इफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूलर वेट, व्हेन द सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटम देन एटॉमिक वेट इज यूज्ड, ठीक है। समझा भी चुका हूँ, ठीक है, और फिर से समझाऊंगा। फिर नए बच्चे जुड़ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। जैसे कॉपर, तो कॉपर एटम से बना है, लेकिन शक्कर, तो शक्कर किससे बना है, C12H22O11 मॉलिक्यूल से बना है। तो वहां पे हमको मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है, यहाँ पे हमको एटॉमिक वेट यूज करना है, ठीक। चलिए तो फटाफट लिखेंगे। तो अब आपको करना है इक्विवेलेंट वेट पर वर्क। किस पर वर्क करना है, लिखिए हमने, ये नहीं लिखो, सब लोग की हैबिट बन जानी चाहिए ट्रिपल एक्शन वर्क साइमल्टेनियस करने की, देखना, सुनना, लिखना और समझना तो चालू रहता ही है, वो तो तीनों स्टेप में साथ में रहता है। तो सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम, एटॉमिक वेट यूज करना, सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर वेट यूज करना। अब ये कल हम पढ़ चुके थे, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। सब लोग एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट वाली क्लास आप लोग दे रहे हैं ना, पहली वाली क्लास। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू
यदि आपका सब्सटेंस एटम से बना हुआ है तो हम यूज करेंगे एटॉमिक वेट अपॉन एक फैक्टर जिससे डिवाइड करेंगे n फैक्टर, ठीक है। और यदि आपका ये इक्विवेलेंट वेट को आप ई करके भी लिख सकते हो, ई, तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। फिर एक नया आ गया, अभी तक तो ये नहीं मान, अभी ये जानते थे कि ये निकालना है, एटॉमिक वेट आता है ना सबको, एन फैक्टर अपन अब भी समझेंगे बस 1 मिनट बाद। तो एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ई लिख दिया अब मैंने। अगर हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना है तो हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यहाँ भी एन फैक्टर, मतलब इसका एन फैक्टर अलग, इसका एन फैक्टर। एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस। देखो, एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का एन फैक्टर। एटॉम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस एन फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस, एन फैक्टर उसी का लेना है। तो ये दो सिंपल से फार्मूले हैं, इनको अगर अपन समझ जाएं तो अब अपने को केवल क्या याद करना है, क्या निकालना, एन फैक्टर। यदि हमको एन फैक्टर क्लियर हो जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट वेट आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको दिया जाएगा, ये चाहिए, ये निकालना है तो ये अपान एन फैक्टर, ये अपान एन फैक्टर। अब एन फैक्टर बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। हम इसको लिख लिया तुमने, देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एटम वाली बात करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले ले लिया सोडियम, सिंपल सा सोडियम। सोडियम क्या है, एटम। मैंने बोला सोडियम तो एकदम दिमाग में आ गया, सोडियम इज कंपोज्ड ऑफ Na एटम, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया आपका सोडियम, ये आपका हो गया सब्सटेंस, इसका एन फैक्टर, बस इसकी वैलेंसी, एन फैक्टर इज वैलेंसी। वैलेंसी फैक्टर को हम एन फैक्टर कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर, एन फैक्टर को ही हम बोलने लगते हैं वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ सोडियम की वैलेंसी आप पढ़ चुके हो, पूरी वैलेंसी पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट पॉइंट में पूरी वैलेंसी समझाई है मैंने, इसीलिए क्या आपको वैलेंसी में दिक्कतें ना आए तो सिंपल बात बोल दी जाए, Na की वैलेंसी कितनी होती है तो बताओ 1, एन फैक्टर Na का क्या हो गया 1। आया समझ में, सबको याद है कि नहीं, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 1, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो Na एन फैक्टर 1। अब हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ आपको सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो 23 उसका क्या होता है, और वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 23। हो गया क्लियर। अगर मान लो मैं पोटेशियम ले लेता तो एन फैक्टर इसका भी कितना होता, बोलो 1, तो इक्विवेलेंट मास। अब बोलो, ध्यान से सुनना, जो सोडियम है और जो पोटेशियम है इनका आपको एटॉमिक मास नहीं दिया जाएगा। क्यों, ये बहुत कॉमन है, और जो बहुत कॉमन होते हैं उनके एटॉमिक मास नहीं दिए जाते। हाइड्रोजन का कोई एटॉमिक मास देता है क्या, कभी नहीं देता, Cl का नहीं देता। तो जो कॉमन है उनको आपको परमानेंटली याद रखना है। तो E इक्वल टू ये आ गया 39 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया इसका 39। कैल्शियम बोलो, कैल्शियम बोलो, कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होना चाहिए 2। वैलेंसी कैल्शियम की कितनी होती है 2, सबको याद है ना, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2। बस ऐसा हमको इस तरह से आपको पूरी तो वैलेंसी पढ़ाई है मैंने। इक्विवेलेंट मास बोलो, एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का 40,
कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। फिर अगर मान लीजिए मैंने आपको एल्यूमिनियम बोल दिया होता तो एन फैक्टर कितना होता है एल्यूमिनियम का, बोलो 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है ना 3। द इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास 20, 7/3 इक्वल टू 9। ये आपके इस तरह से आप इनकी बैलेंस ही रख के उनके एन फैक्टर निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर? अब जब आपको इक्विवेलेंट आ गए, इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो आप इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो कि जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, ध्यान से सुना, क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैल्शियम के 100 ग्राम आपको दिए जा रहे हैं, आप उसमें बताइए कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके निकालना है? कैल्शियम के वेट कितना दिया है 100 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट ये देखो कितना, ये 20। समझ गए? सीधा रख दो 20, ये सामने रखे, ये कैसे निकाला 20 वो तुम्हें मालूम है। आ गया, बोलो 5 इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट आया समझ में? तो हम इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग मास्क लगा के बैठो, सब लोग, ठीक है, अच्छा रहता है। जब सब लोग मास्क लगाए रहेंगे और मैं नहीं लगाए रहूंगा ना, तो मास्क लगाए के बराबर ही रहूंगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। सब लोग ने मास्क लगाया, मैंने नहीं लगाया, तो मैं मास्क लगाए के बराबर ही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप छींकेंगे तो मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। आ गया समझ में? कितने इक्विवेलेंट आए? 5 इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स देता हूं, क्या लिख दिया तुमने? मैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह मैंने बदल दिया, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कर दिया। तो आप क्या करते? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाते कि नहीं? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये यूज करते हैं। और वेट आपको दिया है कितना 100 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना है जरा देखो, कितना है 40। कितना आ गया? 2.5 मोल्स आ जाता। कितना आ जाता? इतना आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? तो इस तरह आप अब किसी का भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, मोल भी निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो।
तो ये बहुत सिंपल पॉइंट था, समझ सकते हैं, और अब किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए। अब अगर मान लो सिर्फ आयन की बात की जाए, भाई ये तुम लोग, अगर मैं तुमसे पेन मांगू तो तुम क्या सर ये पेन लो, ठीक है, समझ आया। और कुछ थोड़ा जो ज्यादा क्या बोलते हैं ओबीडियंट है वो क्या पेन सही, क्या अंतर दोनों में, अंतर समझ में, डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं। तो यहां पर आपने ये हटा दिया, ये आयन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, आयन। तो अगर मान लो सब्सटेंस आपका आयन है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, टिन आयन, कोई भी दिया जाए, इतने सारे लिख दिए, ठीक है। आयन जो एन फैक्टर जो रहेगा वो वैलेंसी फैक्टर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। कितनी दिख रही है जरा देखो, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, याद है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इसमें एक किया, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और चार वैलेंसी। आया समझ में। तो बच्चों जब भी आयन दें तो बिल्कुल उस आयन पर चार्ज देख लेना, ठीक है। तो बस एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू ये हो गया चार्ज, मैग्नीट्यूड उसका केवल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट साइन, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितना है मैग्नीट्यूड, 4, तो बस 4 हो गया, 3 तो 3 हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अब आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन फैक्टर इसके कितने हो गए, 2, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, ये इसके एन फैक्टर हो गए। और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, अब बताओ ये एटॉमिक आयन है कि मॉलिक्यूलर आयन है, एटम के आयन है, सोडियम एटम का आयन, मैग्नीशियम एटम का आयन, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोडियम एन फैक्टर 1, 23/1, मैग्नीशियम 24/2, कैल्शियम 40/2, एल्यूमिनियम 27/3, टिन, अब टिन कॉमन नहीं है, टिन कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बोले सर इसका एटॉमिक मास, तो इसका जो कॉमन नहीं है, इसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अप्रॉक्स इसका 119/4, ठीक। तो ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, लेकिन हो सकता है ये इनमें से कोई भी नहीं दिया रहेगा आपको, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, ये बहुत कॉमन, ये नहीं दिए जाएंगे। हो गया क्लियर बेटा सबको अच्छे से, चलो। कितना, SN+4 का, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, जो कॉमन नहीं है वो आपको हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है, वो हमेशा गिवन रहेगा, क्योंकि हम एटॉमिक मास को कितने याद रखेंगे, संभव नहीं है। और अब जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये आपके कॉमन है, इनमें आपको हो सकता है दे दें, हो सकता है ना दें, पर ये आपको याद रहने चाहिए। अब हाइड्रोजन का कोई एटॉमिक मास थोड़ी देता है, ठीक है, नहीं देगा वो। तो ये देखो, अगर आपको Cl-1 दिया होता, आपको Br-1 दिया होता, आपको I-1 दिया होता, आपको O-2 दिया होता, N-3 दिया होता, ठीक है, बताओ
क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, तो क्या होता है इनका एन फैक्टर? क्या हो जाता? इसका एन फैक्टर 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3, चार्ज, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हो 35.5/1, इसका 80/1, इसका 127 होता है, 127/1, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16/2 कितना? 8, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 डिवाइडेड बाई 3। अब बताओ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास आपने पढ़ा होगा हमेशा 8, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। ये बिल्कुल याद रहने चाहिए, केवल यहाँ के लिए नहीं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी ये काम आएंगे, आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे वहां भी ये काम आएंगे, ठीक है, आप रेडॉक्स पढ़ोगे वहां भी ये काम आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। आप एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये सब आपको आने चाहिए और बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्लोरीन तो सबको याद है, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह जो है वो बहुत कॉमन है रेडॉक्स में, तो वो फिर आपको आयोडीन का नहीं दिया जाएगा, याद ही करना है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। कर दें क्लीन, हो गया, क्लियर हो गया बता? यस सर। अब अगली बात, अब मान लीजिए आपको ये मैं पेन दे रहा हूं, इस पेन में एक ही ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ पेन ऐसे भी होते हैं, इस तरफ भी उनका वो रहता है, इस तरफ भी ढक्कन दो दो रहते हैं, एन फैक्टर 2 हो गया। मतलब समझना है, अगर मान लो मैंने आपको एक दे दिया SnCl2, दूसरा दे दिया SnCl, अब ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में Sn का ऑक्सीडेशन, SnCl2 SnCl4, ठीक है, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, और इसमें Sn में +4 है। समझ आ गया? तो जब कोई कंपाउंड आपको दें, ठीक है, और उसमें पूछा जाए तो आपको Sn2 दिख रहे हैं, अब हम क्या लें? तो यहाँ देख लो कितने Cl लगे हैं, एक Cl पर कितना चार्ज होता है, तो एक Sn पर कितना चार्ज होना चाहिए? समझ आ गया? +2, और यहाँ कितना होना चाहिए? कोई दिक्कत? तो SnCl2 में Sn, अगर आपको Sn in SnCl2, Sn in SnCl4, तब बच्चों यहाँ पर एन फैक्टर इसका 2 होगा और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 119/2 और यहाँ पर हो जाएगा 119/4, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, समझने की बात थी, समझ लिया। यहाँ पर +2 वैलेंसी है, यहाँ पर 2 वैलेंसी, यहाँ पर 4 वैलेंसी है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर चार्ज 2 है, यहाँ पर चार्ज 4 है, आराम से आ गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन आया है नीट में, सल्फर HCl2 और H2Cl2 में इस सल्फर का इक्विवेलेंट मास आपको बताना है, HCl2 और H2Cl2, इसका नाम है सल्फर डाइक्लोराइड और इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है।
तो बच्चों HCl2 में जब हम सल्फर की बात करेंगे, HCl2 में हम जब सल्फर की बात करेंगे तो +2 होगा, करके देख लो। और जो H2Cl2 लिखा है ना मैंने, इसको ऐसा बनाएंगे SHCl, ठीक है। दिख नहीं रहा है ये SHCl, ये देखो यहाँ पर Cl तो -1 है, 2 लगे तो यहाँ कितना आ गया, तो एन फैक्टर सल्फर का कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2, ये 2। और यहाँ ध्यान से सुनना बात, यहाँ ध्यान से, ये सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इधर उधर नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ये 1 -1 है, तो यहाँ पर 1 +1 हो जाएगा, ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1, यानी यहाँ पर एन फैक्टर सल्फर का हो जाएगा 1। समझ आ गया। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास होगा 32/2 और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास होगा 32/1, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल 2 बातें, ये सबको समझ आ गया, और ऐसा दे तो भी तो आपको समझ आ गया होगा अब। तो HCl2 H2Cl2, ठीक है, HCl2 H2Cl2। हो गया क्लियर सबको। तो अच्छा, अब इनमें Cl का पूछूं, किसी भी जगह, इसमें तो Cl पर चार्ज कितना है, -1, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो क्लोरीन का तो इन ईच केस क्लोरीन एन फैक्टर इज, समझ आ गया। चलो बेटा, ये हो गया एक पॉइंट आपका। वैलेंसी से रिलेटेड कोई कंपाउंड दें तो उसमें पर्टिकुलर आयन का, अब कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है, ये कॉपर सल्फेट इज ट्रीटेड विथ XYZ, ठीक है। अब एकदम दिमाग में आना चाहिए कि कॉपर सल्फेट में तो कॉपर +2 है, और अगर कॉपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको करना है तो फिर उसका एन फैक्टर हमें 2 यूज करना है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में समझ में आने लगेगा, क्योंकि अभी आपको सुना है ना मैं SnCl2 SnCl4, अब SnCl4 है तो +4 है, SnCl2 है तो +2 है। आया इतना? अच्छा ये बताओ, इतना तो समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है अभी पहले, फिर क्वेश्चन में समझेंगे जो भी है। नेक्स्ट है, सपोज आपका सब्सटेंस एसिड है, कोई भी एसिड, कोई एक एसिड बोलो, HCl ले लिया, दूसरा एसिड बोलो, बस सिंपल ये बात बताना, H2SO4 को यदि तुम किसी बेस से रिएक्ट कराओगे तो वो कितने H आयन दे देगा, छोड़ देगा, समझ गए। और HCl1, जैसे मैंने HCl का रिएक्शन कराया, इधर देखना, ये HCl का रिएक्शन NaOH से कराया, तो यहाँ जो H लगा है, ये H ये OH से रिएक्ट कर जाएगा, वाटर निकल गया, और ये Cl से Na लग गया, ये लग गया, ऐसा ही होता है ना। तो Cl से क्या लग गया, Na, बताओ कितने H निकल गए, बोलो 1। तो बस यहाँ पर एसिड का एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, कितने H रिप्लेस हो रहे हैं वह उसका
एन फैक्टर होता है। बताओ एन फैक्टर ऑफ HCl कितना होना चाहिए 1, एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होना चाहिए 2, H3PO4 क्या होना चाहिए एन फैक्टर 3। बताओ इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, अब क्या लेना है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि अब आपका HCl एटम नहीं, अब तो H और Cl का कॉम्बिनेशन है। एसिड के टर्म में बात कर रहे हो आप, तो बच्चों इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन 1 Cl 35.5 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा 36.5, इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 98/2 49, यह आएगा 98/3। ठीक, तो अरे आप कल मॉलिक्यूलर वेट निकाल चुके हो कि नहीं यार, तो फिर क्या दिक्कत है, ये मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 1 into 3 प्लस फास्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 4 into 16 होता है, डिवाइड करिए कितने से 3 से। ठीक है, समझ आ गया, तो स्पीडली लिखें क्या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ये जनरल है, जनरल, जनरल का मतलब जैसे ही तुमसे कोई ने पूछा H2SO4 कितने एचाइन देता है, तुम बोलोगे 2, H3PO4 बोलोगे 3। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, क्योंकि ये एन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपसे तभी बनेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जब आपको एन फैक्टर अच्छे से आएंगे, कोलराउस लॉ वगैरह कोई भी, तो एन फैक्टर की समझ आपको होनी चाहिए। मतलब समझ का मतलब कहां पर क्या लगना है, दर्द की दवाइयां बहुत सारी हैं, ठीक है, सिर दर्द की अलग है, मसल्स दर्द की अलग है, ठीक है, किडनी में दर्द हो रहा है तो अलग है, तो दर्द तो हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी दवाई कहाँ लगेगी ये थोड़ा समझना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पहली बात एसिड हो गया, क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, केवल इन्हें देख करके केवल बोले H3PO4 देखा और 3 लिख दिया, ये भी गलत बात है, इसको समझना है। चलिए बस 2 या 3 ऐसे केस हैं जिनमें आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझना होगा। H3PO4 में बना रहा हूं, इसको समझना है। सबसे पहले फास्फोरस बनाया, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 5। और बच्चों सबसे पहला काम, जब भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही मैं बोल रहा हूं, पर वो यहाँ नहीं फास्फोरस ग्रुप का है, पर आपको आना तो यही चाहिए। सबसे पहला काम P डबल बॉन्ड O होता है, सबसे पहला काम ये करना है। किसी भी फास्फोरस के एसिड को यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना दो, सबसे पहला। कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 1, ठीक है, और आपके पास है कितने, कितने बचे, ऑक्सीजन के 3 बचे और हाइड्रोजन कितने, बस। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चिपका दो, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, और ये आपका H3PO4 तैयार हो गया। नीट का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, किसी भी फास्फोरस के एसिड को प्रिपेयर करने, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है P डबल बॉन्ड O का बनना और एक POH का बनना। ये है, ये सबसे पहला काम क्या करना, P डबल बॉन्ड O बनाना, दूसरा काम क्या करना, एक POH बॉन्ड बनाना। ये बनने के बाद जो कुछ बचे एटम है उनका अरेंजमेंट करना। समझ गए बात को बच्चों? H2SO4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में, ये देखो आउटर मोस्ट शेल में, ये बनाया,
ये बनाया, ये ऑक्सीजन चिपका दिया। बताइए कितने OH दिख रहे हैं? 2। H2SO4 OH देता है कि H देता है? H2SO4 OH प्रोड्यूस करता है कि H आयन प्रोड्यूस करता है? बताइए। अरे सोच रहे हो? अरे भाई H2SO4 OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि H आयन प्रोड्यूसर है? H आयन। अरे भाई एसिड है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? जो H आयन देता है। बोले सर आप तो बोल रहे हो OH, तो बच्चों OH है पर देता क्या है? H आयन। OH नहीं निकलता, इससे क्या निकलता है? H आयन निकलता है। ध्यान से सुनना, ये H आयन निकल गया, ये H आयन। कौन से H आयन निकलते हैं? जो ऑक्सीजन से अटैच है वो वाले H आयन निकलते हैं। ये H आयन निकल जाएगा, ये H आयन निकल जाएगा। बताइए कितने H आयन निकल गए? मतलब यहाँ पे आप 2 Na जोड़ सकते हो ना। H2SO4 से जब आप रिएक्शन करोगे, ये H2SO4 से रिएक्शन करोगे NaOH की बच्चों, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। कितने H रिप्लेस हो गए? बताइए। 2 H रिप्लेस हो गए। एन फैक्टर कितना लिखा था तुमने H2SO4 का? 2। अगर H3PO4 लोगे तो कितने H रिप्लेस हो सकते हैं? बोलो। 1, 2 और 3। ठीक है, 3 रिप्लेस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H, बच्चों ध्यान से सुनना, ये है एसिड और रिएक्ट करता है बेस से। ये देखो बेस OH से रिएक्ट किया, ये OH से रिएक्ट कर रहा है, ये H2SO4। तो एसिड का H निकलता है, उसे बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी। बेस से रिएक्ट कर रहा है। कितने OH आयन से रिएक्ट कर गया? कितने OH आयन से रिएक्ट कर गया? 2 OH आयन से रिएक्ट कर गया, क्योंकि इसमें 2 थे। तो बच्चों एसिड की नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H का दूसरा नाम हो गया बेसिसिटी। बेसिसिटी, समझ गए? तो एसिड की क्या होती है? एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। और बेस की क्या होती है? एसिड। ठीक है, तो बेस की एसिडिटी, एसिड की। तो बच्चों फिर से HCl के सामने एन फैक्टर कितना लिखा था तुमने? 1। ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। आगे लिख लेना ऐसा। तो बताओ ये कैसा हो गया? डाई बेसिक एसिड। कैसा है? डाई। देखो कितने OH रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया डाई बेसिक एसिड। तो H2SO4 के आगे लिख लेना डाई बेसिक एसिड। एसिड है बट डाई बेसिक, तो ये कैसा हो गया? इसके आगे लिख लेना ट्राई बेसिक। ठीक है, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3। ऐसा बेसिसिटी भी लिख लेना, 1, बेसिसिटी 2 और बेसिसिटी 3। आया समझ में? तो एक H आयन निकले तो मोनो बेसिक एसिड, 2 H आयन निकले तो डाई बेसिक, और 3 H आयन निकले तो ट्राई बेसिक एसिड। तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, ए डाई बेसिक एसिड इज ट्रीटेड, और आगे का क्वेश्चन तो एकदम क्लिक कर गया। डाई बेसिक यानी H आयन कितने दे रहा है? बेसिसिटी कितनी हो गई? एन फैक्टर कितना हो गया? अब आपको इसके इक्विवेलेंट की जरूरत हो तो एन फैक्टर आपके सामने है, और आराम से आप उसका एन फैक्टर निकाल के उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। लिख लिया? ऐसा बना लिया आपने? बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर बैच में 11th बैच के बैठते हैं। 11th बैच का बच्चा मेरा मतलब बहुत पहचान का बच्चा है, आदित्य। तो 11th बैच, जब 11th में था तो ड्रॉपर बैच में बैठ के उसने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया। और 12th बैच में तो उसका ऑर्गेनिक, जब 12th में आया तो ऑर्गेनिक खत्म हो चुका था।
उसके करीब आ रहे हैं 670 नंबर, 670। 12th में है अभी, तो 11th में ही बहुत सारा कंप्लीट कर लिया। 670 स्कोर। चलो, ये बात समझ आ गई आपको? दुनिया में हर एक चीज अवेलेबल है, बस ध्यान से सुनना, दुनिया में हर एक चीज अवेलेबल है, बस हमारी ताकत और हमारी सूझ समझ कैसी है कि हम उसे पा सकें। ये बहुत सीक्रेट बात है, बस हमारी समझ, हम कैसा समझते हैं, कैसा सोचते हैं पाने के लिए। ठीक है, एक स्टूडेंट सोचता है ये, अरे यार मैं तो उनके साथ बैठूंगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं अभी। ठीक है, और एक सोचता है उनके साथ बैठूंगा आ जाएगा। तो सोच का डिफरेंस जो है ना, सिर्फ सोच का डिफरेंस ही तो एक इस तरफ भेज देता है, एक इस तरफ भेज देता है। चलिए नेक्स्ट है, तो H3PO4 का एक क्वेश्चन आपको पूछा, मतलब फास्फोरस के एसिड का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्फोरस। ठीक है, एसिड, फास्फोरस एसिड। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड हैव P डबल बॉन्ड O। और दूसरा क्या है? बोलो, इट शुड हैव POH बॉन्ड। ये दो कैरेक्टरिस्टिक फास्फोरस एसिड के हैं और ये दो आंसर करेक्ट हैं। मतलब उसमें दिया ऑप्शन, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो A एंड B करेक्ट, ओनली A करेक्ट, ABC तीनों करेक्ट, ABCD चारों करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको नेट में पूछा, मैं आपको दे रहा हूं, आप समझना। मैंने आपको दे दिया H3PO2। ठीक, आप मुझे बताओ कि इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए, इसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए। ठीक, बनाओ, इसका नाम लिख देता हूं। क्या आ रहा है? अब भी तो बनाया मैंने स्ट्रक्चर, देवांशी स्ट्रक्चर बना। ठीक है, फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन बना डाल सबसे पहले, और सबसे पहले क्या काम करना है? ये, और दूसरा काम क्या करना है? ये फास्फोरस के एसिड की ये पहली कैरेक्टर, ये दूसरी कैरेक्टर, दो कैरेक्टर फास्फोरस के एसिड के, यही तो नीट में आया है। तो आपका स्ट्रक्चर जब आप बॉन्डिंग पढ़ोगे तो मैं समझाऊंगा, पर बॉन्डिंग इतनी तो आनी चाहिए सबको, ड्रॉपर में हो इतनी आनी चाहिए बॉन्डिंग। तो ये आपका बन गया। अब बताओ, अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने ऑक्सीजन हो? खत्म हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो खत्म हो गए। अब क्या बचे? कितने बचे? दो बचे, एक तो आ गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जोड़ दो। बताओ कितने OH, कितने ऐसे H हैं जो ऑक्सीजन से अटैच। तो बस इसका एन फैक्टर हो गया 1। ये मोनो बेसिक एसिड हो गया। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H कितने हुए? 1। क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H तो 1। क्वेश्चन पूछा जाए कितना बेसिसिटी तो 1। क्या है? मोनो बेसिक, बेसिसिटी कितनी है? 1। यार ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। कितनी H3PO2 की बेसिसिटी है? 1। H3PO2 कैसा है? मोनो बेसिक। ठीक है, तो बच्चों एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। कितनी है इस एसिड की बेसिसिटी? 1। कितने H रिप्लेसेबल है? 1। अब एन फैक्टर कितना है इसका? 1। ठीक है, तो ये आपका, अब इक्विवेलेंट वेट निकालने में तो प्रॉब्लम है नहीं, इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। बोलो हाइड्रोजन कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है 1 × 3। फास्फोरस कितना होता है? 31। और ऑक्सीजन लगे हैं कितने? बोलो 2 और 16 डिवाइड कर देना 1 से। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक मास मालूम है, ऑक्सीजन तो सबको मालूम ही होता है 16।
और फास्फोरस कुछ याद करने हैं, फास्फोरस का याद करना 31, सल्फर का 32, सल्फर और फास्फोरस, फास्फोरस के आगे ही सल्फर होता है, ये 31 है, ये 32 है, ठीक है। उसके आगे क्लोरीन होता है, 35.5 है। ये तो भैया याद रहने चाहिए यार, इसका कोई इलाज नहीं है। जो कॉमन है उनको तो धीरे धीरे याद कर लेना होता है, और 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का 32 और फास्फोरस का 30। चलिए अगला दे रहा हूं, ये भी आया है आपको, H3PO3, इसका नाम हो गया फास्फोरस एसिड। आप बताओ, सबसे पहला काम ये करना, दूसरा काम ये करना, 2 ऑक्सीजन काम में आ गई, 1 ऑक्सीजन बची है, इससे हाइड्रोजन चिपका दिया, ये हाइड्रोजन बचा, कितने OH हो गए बताओ, 2। तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। एन फैक्टर कितना हो गया, 2। और बस यहाँ पर तो एक ही तो बड़ा है, हाइड्रोजन 3 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 3/2। समझ आ गया अच्छे से? समझ आ गया अच्छे से? तो इस तरह से हम एन फैक्टर, इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड, पहले वाले का नाम क्या था, इससे ऊपर वाले का हाइपोफॉस्फोरस, और H3PO4 का अगर नाम लिखना है तो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले जो H3PO4 लिखा था वो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिख लेना, नाम भी अच्छा रहता है नाम, H3PO4, इसका नाम आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। हाँ ये लिख दिया ना, अब इसको पुराना लिखा है ये पहले वाले का, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या पुराना भी लिखा रहता है ना, डाइविस बोला तो था मैं, डाइविस। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का एन फैक्टर तरीका समझ में आया ये एसिड का अच्छे से? अब ये खास एसिड है, इसके अलावा यदि कभी कोई आए तो आप बिल्कुल पहचान सकते हो फिर, ठीक है। अब एसिड तो अपन कितने भी बना सकते हैं, HClO4 भी है, HNO3 भी है, ये भी है, तो HNO3 का भी लिख सकते हो, HNO3 का एन फैक्टर हो जाएगा 1, HClO4 का एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है, इनके भी लिख लो और अब बनाते रहना आप। चलिए अब बात करते हैं बेस की। बेस, सपोज मैंने NaOH ले लिया, अब बताओ NaOH पानी में डालो तो क्या देगा, OH आयन, और कितने OH आयन रिप्लेस हो सकते हैं यदि मैं HCl से रिएक्शन करूं, 1। एक ही तो OH, ये OH लगा, ये रिएक्ट किया, ये निकल गया, इसकी जगह दूसरा लगा दिया, तो कितने रिप्लेस हुए, 1। तो बच्चों बेस एन फैक्टर हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH, जितने रिप्लेसिबल OH हैं, ठीक है। तो गैस करिए इसमें कितने रिप्लेसिबल OH हैं, 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। इसी को आप क्या बोलते हो, इसकी एसिडिटी, एसिडिटी मतलब बच्चों इसको क्या बोलोगे, अभी एसिड को क्या बोला था, मोनो बेसिक एसिड, कैसा, मोनो बेसिक एसिड, ये बेस है, मोनो
एसिडिक बेस। कैसा बेस है, समझ गए? अगर मैं यहाँ पर CaOH ट्वाइस ले लेता तो एन फैक्टर 2 होता, तो ये डाई एसिडिक बेस। बताओ इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे अब इसका। Na होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड 1, ये आ गया 40। इसका कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इंटू 2, ये डिवाइड करिए 2 से, ये आ गया आपका 74/2, है ना, 37। AlOH प्राइस बताइए, एन फैक्टर क्या हो गया 3, और इक्विवेलेंट मास निकाल ही लोगे आपको। तो एल्यूमिनियम होता है 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा सम कर देना, है ना, ये हो गया। तो बेस में कोई प्रॉब्लम गई नहीं, ये हो गया आप डाइबेसिक डाइएसिडिक बेस, ये हो गया ट्राई एसिडिक। क्या अच्छा 17, ये कितना हो गया 17 है? कितने हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने? 1। अभी यहाँ पे ट्वाइस है ना, तो ये ट्वाइस हो गया, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो गया 17 इंटू 2। क्या कर रही है तू? हैं? चलो कोई बात नहीं। आ गया समझ में सबको? कोई कष्ट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अगर मान लीजिए एसिड और बेस दोनों को मिला दो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। एसिड और बेस को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। ध्यान देना बच्चों। तो सॉल्ट का जो एन फैक्टर होगा उसे कैसे समझेंगे? सॉल्ट का एन फैक्टर, सॉल्ट। अब बात करते हैं सॉल्ट की, और ये कंप्लीट सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम। चाहे तो आप लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्ट। सॉल्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या? भाई जितने एसिड थे H वो पूरे रिप्लेस हो गए, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना एसिड बचे ना बेस बचे, ना OH बचे ना H बचे, वो कंप्लीट सॉल्ट। मैं एग्जांपल लेता हूं, NaCl। बच्चों देखना, Cl से H लगा दें तो HCl, और Na से OH लगा दें तो NaOH, और ना अब OH है ना और क्या है H है। ये कैसा हो गया? कंप्लीट एसिड बेस सॉल्ट हो गया। इसमें ना H है ना OH है। आ गया समझ में? अब इस सॉल्ट का जब एन फैक्टर निकालना, और पहले अपन लिख लेते हैं, CaCl2 ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, Al2SO4 ट्राइच। बोले सर ये कैसे समझे? देखो इधर इसकी रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, AlOH ट्राइच और H2SO4। ये कितने H आयन देने वाला है? 2, और ये कितने OH आयन देने वाला है? 3। ठीक है ना?
तो ये 3 देने वाला है तो आप यहाँ 3 ले लो, और ये 2 देने वाला है तो आप ये 2 ले लो। ये अब बताओ OH कितने हो गए टोटल? 6। और H कितने हो गए टोटल? देखो 6। पूरा रिएक्शन खत्म, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, Al2SO4 ये आपका कंप्लीट Al2SO4। ये सॉल्ट आपका बन गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ना H आयन है ना OH आयन है, यानी ये पूरा पूरा सॉल्ट है। ठीक है, पूरा पूरा सॉल्ट है। बच्चों ध्यान दो, इधर देखो, लिखना बंद करो। ये 3 है, SO4 3 है, ये +3 हो गया, और ये -2, ये 2 इधर। आज ये तो सब जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 3 इधर, ये 2 इधर, ये 2 इधर, ये हो गया +2, और इधर कितना है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये -1। और सब जानते हैं क्लोरीन पर चार्ज तो -1 होता ही है। ठीक है, ये -1 है, ये +1 हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान दो, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे लिखते हैं? एन फैक्टर इक्वल टू, बच्चों देखना, ये केटायन, केटायन का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 2, और चार्ज कितना दिख रहा है? तो चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ केटायन ये दिख रहा है 3। मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेना, केवल चार्ज। जब मैं चार्ज बोलूं तो उसका मतलब तुम क्या बोलोगे? 3 है, +3 -3 नहीं। ठीक है ना? चार्ज इनटू कोएफिशिएंट ऑफ केटायन, ये दोनों। ऐसा भी यूज कर सकते हो, चार्ज ऑफ एनायन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एनायन, ये भी यूज कर सकते हो। करिए यूज। सबसे बेस्ट अपन ये लिखते हैं, सबसे बेस्ट। बोलिए चार्ज कितना है? 3, और कोफिशिएंट कितना है? कितना आ गया बोलो? ये एन फैक्टर पूरे Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर कितना आ गया? 6। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, चार्ज कितना है और कोफिशिएंट। तो ये देखिए, आप इससे चार्ज 2 कोफिशिएंट 3, ये आ गया। समझ आ गया? चार्ज 2 और कोफिशिएंट 3, यहाँ चार्ज 3 और कोफिशिएंट 2, कैसा भी मल्टीप्लाई करो तो आना कितना है? समझ आ गया? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना हो गया? पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर हो गया आपका 6। ठीक है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखना, 2 साल पहले का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, Al2SO4 आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी दी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है, तो क्या चाहिए? अरे मोलर कंडक्टिविटी दी हो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी हो, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए चाहिए क्या? एन फैक्टर। सीधा आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो मैंने जो एन फैक्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, रेडॉक्स छोड़ के पूरी बुक में, इलेक्ट्रो में, आयनिक में, जहां जहां जैसे आना सब आप यूज कर लोगे। ठीक है, मैंने पूरी पुस्तक का आपका एन फैक्टर समझा दिया है। चलिए देखिए बच्चों, CaCl2, अच्छा इसका इक्विवेलेंट मास आप निकाल ही लोगे, तो एन फैक्टर आ गया। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना था? 16 × 4, और दोनों को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आप कर लोगे ना? मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। अब इसको तो निकालने में दिक्कत नहीं, इसका एन फैक्टर निकाल के बताओ कितना आएगा। दोनों डिजाइन, चार्ज और कोफिशिएंट, बस 2 × 1 ये आ गया 2, या इस तरह से निकाल, चार्ज 1 कोफिशिएंट 2। तो चाहे तुम ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे, मैंने दोनों डिजाइन बता दिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। आप एनायन से भी निकाल सकते हो और केटायन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई, ठीक है।
आ गया समझ में आपको? तो हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास, आप बड़े आराम से एसिड का, बेस का, साल्ट का, एटम का, मॉलिक्यूल का, जो आपको दिया जाए, जैसा अभी मतलब मैक्सिमम मैंने समझा दिए, ठीक है, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे समझाते जाएंगे क्वेश्चन में। ये तो बहुत बड़ा पार्ट है, तो लिख लिया सबने? इसका कितना आना चाहिए? 1। ऐसे करो तो 1, ऐसे करो तो 1, ठीक है ना बच्चों? बोलो, सारी बातें क्लियर? अब मान लो कोई एच एसिड में रह जाए, बात ध्यान से सुनना भाई, मैं 4 रोटियां खाता हूं, अब कोई ने 3 ही बना के दी तो भूख रह गई एक की, पूरा सेचुरेशन नहीं हुआ, समझ आ गया? जैसे इधर देखना सब लोग, H2SO4 जिसको तुम ऐसा बनाए हो, इसको कितने OH चाहिए रिएक्ट करने के लिए? 2, और तुमने इसमें एक ही NaOH डाला। अब बताओ, रिएक्शन तो होगी भाई, मुझे भूख लग रही है, 4 रोटियां खाता हूँ, 3 रखी हैं तो 3 तो खा ही जाऊंगा, ठीक है, 1 बच जाएगी। बच्चों यहाँ देखो, ये एक OH है और यहाँ का एक H, ये कोई सा भी एक H ले लो, या ये वो तो एक सेम है, रिएक्ट कर गया, समझ आ रहा है? तो यहाँ से एक H रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक OH रिएक्ट करेगा, क्या बना? ये बन गया, ठीक है। और इसको यदि तुम्हें बनाना है तो ये देखो, एक H रिएक्ट कर गया, यहाँ क्या आ गया बोलो? तो क्या बचा अभी बोलो? ये H दिख रहा है अभी, और ये H किससे जुड़ा है जल्दी बताओ? ऑक्सीजन, ये मत भूल जाना, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है H, और ये कैसे नेचर का है बोलो? ये भी एसिडिक था, NaOH से OH बेस था, ये एसिड था, रिएक्ट कर गया, क्या आ गया यहाँ पे? NaH हट गया, और अब एक H बचा है, ये दिख रहा है, ये H कैसा है जल्दी बोलो? एसिडिक है। तो बच्चों क्या ये साल्ट है? क्या है? अरे भाई, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या होता है? तो बच्चों साल्ट तो है, पर कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। ये कैसा हो गया? एसिडिक साल्ट, समझ आ गया? तो एसिडिक साल्ट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको समझना। वो H जो ऑक्सीजन से, इसलिए मैंने ये डार्क कर दिया कि तुम भूलो नहीं, ये H अगर है ऑक्सीजन से जुड़ा वाला तो वो एसिडिक साल्ट बन जाएगा। यदि यहाँ पर साल्ट बना लिया है तो साल्ट बन गया ना ये, तो ये NaHSO4 इसका नाम है, सोडियम बाइसल्फेट, और यह एसिडिक साल्ट है। हो गया क्लियर? तो एसिडिक साल्ट का एन फैक्टर सॉल्ट लिखा, एसिडिक साल्ट, ये एसिडिक साल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, एन फैक्टर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसमें एक और NaOH डाल दूं, इसमें एक और NaOH डाल दूं, तो ये H क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। आ गया समझ में? मैं एक और NaOH इसमें डालूं तब ये H रिएक्ट कर जाएगा, तब रिप्लेस होगा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H इज कॉल्ड N फैक्टर ऑफ एसिडिक सॉल्ट।
ये दिख रहा है आपको, तो यहां NaHSO4 का N फैक्टर हो गया 1। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आपको एक क्वेश्चन आया NaHCO3 Na2CO3 का, ठीक है, देखिएगा, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर। मैं लास्ट ईयर बोल देता हूं, मतलब जस्ट 2020 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो सकता है 19 में हो सकता है 18 में हो, नहीं तो बोले 2019 में क्या बोल रहा था, कल तो बोल रहा था 2019 में आया है ही नहीं, 18 में हो सकता है। तो यहाँ पर N फैक्टर 1 हो गया और इक्विवेलेंट मास आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, ठीक है। अच्छा बच्चों, Na2H2CO3 सब जानते हो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, ऐसा जानते हो कि नहीं? नहीं तो बोले ये तो फालतू इधर लिखा, मेन तो ये है, मेन ये है, ठीक है, मेन ये है, ये तो टेबल में लिखने के लिए ऐसा बना देता हूं मैं कि टेबल एक साथ आपको दिखे, मेन तो यही है। NaHSO4 हो गया NaHCO3, ऐसा दिया जाए तो NaHCO3 को सोचते हैं, इधर देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा, बोलो कैसा एसिड दिख रहा है तुमको, ये डाइवेशिक, ठीक है, H2C इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब मान लीजिए मुझे इसकी रिएक्शन करना है NaOH, ये H2CO3 की रिएक्शन में एक NaOH से करता हूं और ये बनता है NaHCO3। क्यों? इसका एक OH है तो इसका एक H रिएक्ट करेगा ना, एक ही तो रिएक्ट करने वाला है, एक OH है और एक H रिएक्ट करेगा, तो एक H बच जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, ये Na आ गया, एक H बच गया। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, ये समझ गए? अगर आप एक और NaOH डाल दोगे तो ये भी बदल जाएगा और बन जाएगा Na2CO3। तो बताओ यहाँ पर इसका N फैक्टर कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो ये हो गया एसिड सॉल्ट, ये हो गया एसिड सॉल्ट। हाँ ठीक है, तो ये एसिड साल्ट। अब आपको नीट में जो पूछा गया है मैं वो आपको बतलाता हूं, लिख लिए दोनों। एक जब आयनिक इक्विलिब्रियम में आप एसिड बेस टाइट्रेशन के क्वेश्चन करोगे, NaOH ये Na2CO3 NaHCO3 मिक्स करके दे दिया आपको, H2CO3 NaHCO3 मिक्स करके दे दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपकी इसमें NCERT में, देखिएगा, ठीक है। तो वो तभी आपको सॉल्व होंगे जब इनकी ये बातें आपको क्लियर और बहुत क्लियर हो गई होंगी। तो मतलब हम जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसे पूरा इंटीग्रेटेड पढ़ें, पूरा कंप्लीट अच्छे से समझें, ठीक है, अधूरा नहीं कि बस एसिड इतना सा पढ़ लिया खत्म। कभी भी शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता, शॉर्टकट से कभी सक्सेस मिलती ही नहीं जीवन में, मर जाओ आप कुछ भी कर लो पर शॉर्टकट कभी सक्सेस नहीं मिलती, समझ गए? पूरा ही पढ़ना चाहिए, थारो पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट भी कोई आज तक सफल नहीं हुआ। शॉर्टकट कब काम आता है? शॉर्टकट तब काम आता है जब हमारा पूरा पढ़ा हुआ हो, सारा समझा हुआ हो, अब मेन चीज पर हम फोकस कर जाएं, लास्ट डे रिवीजन के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो बाकी पूरा पढ़ना ही होता है। आप चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए, ये लिख रहा हूं मैं, मुझे बताइए ये एसिड सॉल्ट है कि नहीं, मुझे बताइए ये Na2HPO4, ये आपको नीट में पूछे गए, Na3PO4, Na2HPO3, NaH2PO3, NaH2PO2, ये मैंने इतने सारे दे दिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको बतलाना है एसिड साल्ट कौन सा है, इसमें आपको बतलाना है एसिड कौन कौन से एसिड सॉल्ट हैं, ये चेक करना है, आपको बताना है। सबके स्ट्रक्चर आपके पास बने रखे हुए हैं, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर बने रखे हुए हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन ही मैंने लिखा है ये, और एक आध बार नहीं, आप जब सॉल्व करना है कहां पर, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो आपको काफी सारी जगह मिलेंगे, आयनिक में भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे आप। तो मैं आपको एक सॉल्व करने का तरीका बतलाता हूं, ठीक है, और फिर अपन देखो इधर, बोले सर ये इधर देखना, ये एक Na लगा, मतलब यहाँ पर अगर Na नहीं होता तो H होता, और ये क्या होता है H3PO4, समझ गए बात को, ऐसे सोचना होता है, एक Na लगा है, अगर यहाँ Na नहीं होता तो क्या होता, H होता, H होता तो क्या होता, और H3PO4 का स्ट्रक्चर तुम बना चुके हो, ये देखो बनाए ना सबसे पहले ये। अब बताओ एक Na लगा दो, ध्यान मेरी तरफ देखना, यहाँ पर एक Na लगा दो, तो अभी कितने H हैं जल्दी बोलो, तो कैसा सॉल्ट हो गया ये, एसिड सॉल्ट, समझ गए, यहाँ पर एक Na लगा है, माना एक H रिप्लेस हो गया, और कितने बचे हैं अभी, दो, तो ये एसिड सॉल्ट हो गया, आ गया समझ में। दूसरा देखो, ये लिख दिया मैंने, ये एरो का निशान मतलब एसिड सॉल्ट है, फिर Na2HPO4, फिर देखो ध्यान से, अगर मैं H और हटा दूं और यहाँ लगा दूं Na, तो ये देखो क्या दिख रहा बेटा, Na2HPO4, कितने H हैं अभी, एक बचा है, तो अभी भी ये एसिड सॉल्ट है, इसमें दो H है, इसमें एक H है, अभी ये एसिड सॉल्ट हो गया दूसरा वाला भी, ठीक है, और तीसरा Na3PO4, अब अगर मैं यहाँ से भी H हटा दूं, अब बताओ 1 2 3 Na3PO4, इसका मतलब ये एसिड सॉल्ट, फिर ये कैसा सॉल्ट है, ये कंप्लीट एसिड बेस सॉल्ट हो गया, कंप्लीट सॉल्ट हो गया, समझ आ गया, तो जो ये नहीं है ना, तो अब आप समझ गए इसको अच्छे से। अब इनका सोचो कि भाई दो H होते, दो Na की जगह दो H होते, और एक H तो दिया है, तो H3PO2 होता है, ठीक है, H3PO3 होता, तो मुझे लगता है ये एसिड सॉल्ट नहीं है, ये एसिड सॉल्ट नहीं होगा, NaH2PO3 ये एसिड सॉल्ट होगा, इसमें एक H होगा, करके देख लेना, और ये भी नहीं होगा। आप घर पे जाके इसे क्या करेंगे, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिए। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, which one of the following is acid salt, you can give easily आंसर, समझ आ गया, ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज मैंने जो समझाया पूरा अच्छे से समझ आ गया आप सबको, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, और
इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल मोल और इक्विवेलेंट के थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।